नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। और किसान आंदोलन का आप जानते हैं आज 18वां दिन। आंदोलन शुरू तो हुआ कृषि बिल और कानून के विरोध में, लेकिन जैसे जैसे समय बीता इसके अंदर कई दूसरी ताकतों ने घुसपैठ करने की पूरी कोशिश की। इनका इरादा रहा किसानों के बहाने अपना एजेंडा चलाने का, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बदनाम किसान हो रहा है। हालांकि किसान संगठन बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि ऐसी ताकतों का आंदोलन से कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश लगातार जारी है। भारत विरोधी ये ताकतें अब सोचिए जरा, महात्मा गांधी को टारगेट कर रही है। वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की मूर्ति पर खालिस्तानी झंडे लगा दिए जाते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तान जो है अपनी मुहिम को दम देने की कोशिश कर रहा है, अपने मूवमेंट को एक बार फिर से ताकत देने की, उसे मजबूती देने की कोशिश कर रहा है, और भारत को बदनाम करने की इसकी साजिश लगातार जारी है। भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं और खालिस्तानी झंडे लहराए जा रहे हैं। इसीलिए ताल ठोक के हम ये सवाल उठा रहे हैं कि किसानों के नाम पर कितनी इंटरनेशनल साजिश, किसानों का नाम टुकड़े टुकड़े गैंग का, किसानों के नाम पर बापू का क्यों अपमान, किसानों की लड़ाई में नक्सलियों की रिहाई, किसानों को कौन कर रहा है बदनाम। आपको बता देते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हमारे साथ आपसे बस थोड़ी ही देर में जुड़ने वाले हैं। आपको ये भी बता देते हैं कई खास मेहमान, क्योंकि ये मुद्दा बहुत अहम है, इस मुद्दे पर बात होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, परविंदर सिंह सेठी प्रवक्ता है श्रोमणी अकाली दल दिल्ली, जसकरण सिंह कहान किसान नेता हैं, और जंगवीर सिंह प्रवक्ता है श्रोमणी अकाली दल के। सबसे पहले मुझे लगता है यहां पर बात होनी चाहिए, किसान नेता से बात होनी चाहिए। जसकरण सिंह जी तक आवाज पहुंच रही है? जसकरण सिंह जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो सर। सबसे पहले जी सर, आवाज पहुंच रही है सर? हाँ जी, पहुंच रही है जी, पहुंच रही है सर। सबसे पहले तो ये आपकी मूवमेंट के नाम पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का जो अपमान किया गया है, किस तरह से हिंदुस्तान का अपमान किया जा रहा है? किसका अपमान किया गया? महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान किया गया है सर। और हिंदुस्तान तो है नहीं। वो बात ये बहन जी, ये हिंदुस्तान तो है नहीं, ये तो भारत है। आप गैर कानूनी बात कर रहे हैं, ये तो इंडिया है। पर यही किसी का अपमान नहीं हो रहा, ये तो किसानों की बात कर रहे हैं। हम तो कहना चाहते हैं कि मोदी साहब ने जो किसानों के विरुद्ध 3 ऑर्डिनेंस जारी करके काले कानून लाए हैं, इसको रद्द कर दे। आवाज उठने से भी बंद हो जाएगी। हमने जो मांगा है, हमने तो मांगा ही नहीं गा। हमको बताओ, यूपी के किसान ने, दिल्ली के किसान ने, पंजाब के किसान ने, उड़ीसा के किसान ने, ये 3 बिल मान लिया। किसान जथेबंदी ने, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये मांगा। हमने जो मांगा नहीं वो हमको दे रहे हैं। हमने मांगा कि डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन हमको दिया जाए, वो तो हमको दे नहीं रहे। हम ये कहते हैं ऐसी ऐसी बातें ठा रहे हैं, इसको मुद्दे को पलट मार के ले जा रहे हैं। हमको ये बात है, ये आपको ये डर पड़ गया, ये ऐसी ताकतें आ गई तो ये बात मोदी साहब ने, मोदी साहब इसको लागू कर दीजिए, खत्म हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा सब। आप क्या कह रहे हैं सर? आप क्या कह रहे हैं? पहली आप और कहे कि क्या बात है, और कहे कि ये बात है। नहीं सर, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं सर? 2 बातों को आप मिक्स कर दे रहे हैं यहाँ पर। एक तरफ इस बात को जी न्यूज़ पर हमने कई बार कहा है, बार बार कहा है, एक बार फिर से कह देती हूँ। सुन लीजिए सर प्लीज, आराम से। मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ। किसानों के आंदोलन के साथ हिंदुस्तान खड़ा है। अन्नदाता की बात होती है, किसान की बात होती है, तो हिंदुस्तान पूरे तरीके से खड़ा है सर। मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, किसानों के साथ हिंदुस्तान नहीं खड़ा, भारत खड़ा है, भारत खड़ा है। इंडिया की बात करें। ठीक है सर, चलिए इंडिया की बात कर लीजिए, भारत की बात कर लीजिए, सबकी बात कर लीजिए सर। आपको अगर आपसे मैं पूछ रही हूँ, आपकी मूवमेंट के नाम पर आपकी किसान ये ना हमारी मूवमेंट किसानों की मूवमेंट है। किसान ये मांग रहे हैं कि हमारे 3 काले कानून उसको रद्द कर दिए, डॉक्टर स्वामीनाथन को लागू कीजिए। सर आपने ये बात बोल दी, मैं आपसे कह रही हूँ आपके मूवमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान किया जाता है। यूके में हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं सर। आप उस पर बोलिए ना। आपकी मूवमेंट को एक वेपन के तौर पर, एक हथियार के तौर पर हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर मैं बोल रही हूँ आपसे।
ना ना ना, वो किसानों की मूवमेंट को कोई नहीं फेल कर सकता, ना इसको छीन सकता। किसान बहुत अच्छे हैं, बहुत सूझवान है, और किसानों की मूवमेंट को मोदी साहब फराक कर दिया है। हमारे बछाड़े छोड़ दी, हमसे लाठीचार्ज कर दिया, संविधान की 14 धाराओं की उल्लंघना कर दी। मोदी साहब बात करे किसानों को क्यों बॉर्डर पे रोका गया है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा? सर आप वही बोलना चाहते हैं जो आप पढ़कर आए और जो आपको बोलना है सर। जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ उसका आप जवाब नहीं दे रहे। इकबाल सिंह जी आप जवाब दीजिए। हम नहीं पढ़ रहे। हाँ सर ठीक है सर, जवाब सुनिए प्लीज, जवाब सुनिए। बताओ बताओ इकबाल सिंह बताओ क्या पूछेंगे? हाँ, भारत को हिंदुस्तान का नाम गुरु नानक साहब ने दिया है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है हिंदुस्तान शब्द, और मेरे ख्याल शायद पहली बार इस भारत को हिंदुस्तान का शब्द का नाम दिया गया है। आप ठीक शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। महात्मा गांधी हमारी आजादी के प्रतीक हैं, राष्ट्रपिता उनको माना जाता है, और वो इस संसार में नहीं है। विरोध उस आदमी का होता है जो जीता हो और उससे उसकी बात से हम सहमत ना हो। जिसको राष्ट्र ने अपना पिता माना है, राष्ट्रपिता की जो दूसरे देश में अपमान किया जाए, मैं समझता हूं वो सब भारतीयों का अपमान है, सब हिंदुस्तानियों का अपमान है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और ये किसान जो हैं, किसान भाइयों के साथ सरकार है, जो ये ऑर्डिनेंस से बिल बन के आए हैं, ये किसान के फायदे के लिए है। भ्रम पैदा किया गया, डर पैदा किया गया। जो बात पहले दिन से चली, 6 दौर की बातचीत हुई। 6 दौर की बातचीत के बाद मेरे ख्याल भारत के इतिहास में ये प्रथम जो है ऐसी एग्जाम्पल होगी जहां सरकार ने, मंत्री साहबान ने लिख के दे दिया कि ये आपके छंके थे, ये हम लिख के दे रहे हैं, आप अगली बातचीत के लिए आइए और हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बदकिस्मती क्या होती है, एक दौर की बातचीत के बाद एक नया आ जाता है कि अब हम ये एजिटेशन करेंगे, फिर दूसरे दौर की बात होती है, फिर एक नई एजिटेशन आ जाती है, फिर तीसरे दौर की बात। हर बात ये क्या ये सरकार से बातचीत करने का ये ढंग है कि मिल बैठ के बात करें, प्यार से बात करें। जब हम बात करने के लिए तैयार है, अब भी बात करने के लिए तैयार है। आप जो आपके पास ड्राफ्ट आया है उस पे अपना विचार दीजिए, थैंक्स कीजिए, धन्यवाद कीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी का। और जो लोग उकसा रहे हैं हम नहीं रहते, वो अपने आप को खुद नंगा कर रहे हैं। नहीं सर, थोड़ा सा भाषा पे संयम रखेंगे। यहाँ पर मैं 2-3 बातें हाईलाइट करना चाहती हूँ। एक तो वो तस्वीरें लेकर आइए जो महात्मा गांधी की मूर्ति का अपमान किया गया, वो तस्वीरें भी लेकर आइए। जो यूके में किसानों के आंदोलन के नाम पर प्रोटेस्ट किया गया, वो तस्वीरें भी जरा दिखाइए यहाँ पर कि किस तरीके से इस आंदोलन को नक्सली सोच ने हाईजैक करने की कोशिश की है। सोचिए जरा, किसानों के अधिकारों की बात तो की जा रही है, मैं तो बार बार दोहरा रही हूँ कि किसानों के आंदोलन के साथ पूरा हिंदुस्तान, इंडिया, भारत पूरा खड़ा हुआ है। लेकिन वो लोग कौन हो जाते हैं जब शर्जील इमाम की रिहाई की बात करने लगते हैं? वो लोग कौन हो जाते हैं जो देशद्रोह के आरोपी वरवरा राव की बात करने लगते हैं? तब सवाल उठते हैं। और उन सवालों पर देखिए, तस्वीरें देखिए और खुद सोचिए, किसानों का आंदोलन है या फिर इसके पीछे इस आंदोलन को किसी तरीके से हाईजैक करने की कोशिश हो रही है? और इस इशू को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है यहां पर, और उसी को लेकर मैं बात कर रही हूं। रंजीता मेहता जी, प्रवक्ता है हरियाणा कांग्रेस की। रंजीता जी, सॉरी जी बोलिए। जी रंजीता जी, आप तक आवाज पहुंच रही होगी मैम। तो तस्वीरें तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं, मेरे पास ये ज्ञापन भी है। ये ज्ञापन है जो कि सौंपा गया सेक्रेटरी को 14 नवंबर का। ये ज्ञापन है 14 नवंबर 2020 का मैम। और ये किसानों द्वारा, एक तो पहला डेलीगेशन जो गया था, इस बारे में खुद कल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जी न्यूज को बताया कि जब फर्स्ट डेलीगेशन गया मिलने के लिए सरकार से, उसने इस तरह की मांगे रखी कि जो देशद्रोह के आरोप में बंद है उन्हें रिहा किया जाए, उन्हें छोड़ा जाए। जब सरकार ने पूछा तो उसके बाद उन्होंने अपना एजेंडा सेकंड मीटिंग में, थर्ड मीटिंग में अलग कर दिया। पहले तो सुनवा देते हैं पीयूष गोयल क्या रहे। पहली मीटिंग में ये विषय उठा कि इनको भी रिलीज किया जाए और करना चाहिए। बाद में शायद उनके ध्यान में आया कि अगर ये विषय उठाएंगे तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, तो इसलिए उसके बाद रिटन डिमांड्स में तो ये विषय रहा है 13 नवंबर के उनके ज्ञापन पत्र में, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं है कि किसानों की मांगे पूरी हो।
और मेरे हाथ में ये ज्ञापन भी है जो सेक्रेटरी को दिया गया था, सेक्रेटरी को सौंपा गया था 14 नवंबर 2020। और देखिए इसमें जो डिमांड है इसका पॉइंट नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 6 इस डिमांड का। ये देखिए ज्ञापन की कॉपी आप अपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। और इसका पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि सारे केसेस विड्रॉ कर लीजिए, withdraw all cases against the farmer leaders all over India, intellectuals, poets, lawyers, writers, human and democratic rights activists, those who have been jailed in false cases should be released. अब ये फैसला तो जुडिशरी को करना है पहली बात, लेकिन किसानों के आंदोलन में रंजीता जी इस तरह की मांगों का क्या काम है मैम, मैं ये समझना चाह रही हूं। देखिए मैं आज ये जानना चाहती हूँ कि आज तकरीबन महीना होने को आ जाएगा किसान बॉर्डर पर बैठा है। सरकार और सबकी मंशा ये है कि इस आंदोलन को खराब कैसे किया जाए, इस आंदोलन को बिगाड़ा कैसे जाए, इसको खालिस्तान का रूप कैसे दिया जाए, इनको आतंकवादी कैसा बनाया जाए, इनको देशद्रोही कैसे कहलाया जाए, इनके यहाँ पे ट्रैक्टर खालिस्तान लिखकर घुसाकर इनको बदनाम कैसे किया जाए। मैं आज ये पूछना चाहती हूँ उन्होंने पहले क्या मांगा था, बाद में क्या मांगा था। इन सब चीजों को छोड़कर जो मेन मुद्दा है, जो मेन उनकी डिमांड है कि काले कानून आप वापस ले लीजिए, उसकी बात ना कर बाकी सभी बातें हो रही हैं, चाहे वो मीटिंग्स के अंदर है चाहे वो मीटिंग के बाहर है। मैं ये आज पूछना चाहती हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाकर मोदी जी जो है फिर भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हैं, 977 करोड़ का उसके लिए बजट। रंजीता जी देखिए, आप 1.5 मिनट बोलिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैम सुनिए, मेरा सवाल क्या आपसे, किसानों की मांगों में ये इंटेलेक्चुअल्स को, पोएट्स को, लॉयर्स को, राइटर्स को, ह्यूमन एंड डेमोक्रेटिक राइट्स एक्टिविस्ट को, सबको रिहा कर दीजिए मैम, सारे केसेस विड्रॉ कर लीजिए। किसान किसकी बात करता है मैम? मैं खुद किसान फैमिली से आती हूँ मैम। बिजली की चिंता होगी, पानी की चिंता होगी, बीज की चिंता होगी, जुताई की चिंता होगी, फसल को बेचने की चिंता होगी। मैम ये मांग कहाँ आती है मैम? ये मांग मैं आपको यही तो पूछना चाहती कि पीयूष गोयल जी जब ये कह रहे हैं कि पहली मीटिंग में मुझे ये पेपर्स देके गए हैं, उन किसानों से भी मिलवा देना जो ही देके गए हैं, उन किसानों के चेहरे भी आगे ला दे। वो गिने चुने किसान ही है जो हर बार दिखा रही हूँ, मैं आपको ज्ञापन दिखा रही हूँ। आप हर बात का सबूत मांगने लगती है मैम। आप लोग हर बात पे सबूत मांगते हैं मैम। आप इस डिमांड पे बोलिए ना, आप बताइए ना। मैं यही तो कहना चाहती हूँ, ये इनकी रिहाई का क्या मतलब है? जुडिशरी अपना काम करेगी, जुडिशरी अपना काम करेगी, किसान ये डिमांड क्यों रखेगा मैम? किसान ये डिमांड क्यों रखेगा? मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ। किसान बिल को लेकर चिंता हो सकती है, किसान कानून को लेकर चिंता हो सकती है, बिल्कुल समझती हूँ। लेकिन ये जो पॉइंट नंबर 6 की जो डिमांड है, जो ये मैं दिखा रही हूँ अपने दर्शकों को इस वक्त, किसान की चिंता ये कैसे? ये किसानों के द्वारा की हुई डिमांड नहीं है, ये बीजेपी के किसानों का मुखौटा पहने हुए एजेंटों की डिमांड है, जो कि इसके जरिए किसानों को बदनाम करना चाहते हैं। अच्छा, किसानों को क्या लेना देना? आप कह रहे हैं अच्छा किसानों के एजेंट। ठीक मैम, जरा वो खालिस्तान वाले विजुअल ले आए स्क्रीन पे। अब वो खालिस्तान वाले विजुअल लेकर आए, किसानों का आंदोलन भी दिखाएं। किसानों के आंदोलन के साथ देश पूरे तरीके से साथ खड़ा है किसानों के। मैम ये महात्मा गांधी, मैम सुनिए ना, महात्मा गांधी की बात कर रही हूं मैम। मैं एक लफ्ज नहीं निकला आपके मुंह से अभी तक। वैसे तो कांग्रेस बहुत क्लेम करती है महात्मा गांधी की लेगेसी को, आज आप एक लाइन नहीं बोल पाई मैम। लेटर्स जो लेकर आए आपके पास, उन किसानों के चेहरे भी आगे कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि महात्मा गांधी के बारे में बोलने से बच रही है। मैं इसके बाद क्या बोलूं? कांग्रेस क्या महात्मा गांधी को भी डिसोन कर देगी क्या मैम? आप महात्मा गांधी को भी डिसोन कर देंगी आज? कि बहुत ऐसा मत कीजिए मैम, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सियासत में सही गलत का फासला बरकरार रहना चाहिए। मैं आपसे महात्मा गांधी के ऊपर 2 लाइनें बोलने के लिए बोल रही हूँ। उनकी प्रतिमा का अपमान किया जाता है, आपको उससे कोई चिंता नहीं। आप उस पर एक लाइन नहीं बोल पा रही है मैम, आप उस पर एक लाइन नहीं बोल पा रही है। ऐसी चीजों को लाकर किसान आंदोलन को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें भी ऐसी चीजें हैं। आप तस्वीरें देख रही हैं मैम, आप तस्वीरें देख रही हैं, के काबिल भी नहीं है मैम। आप तस्वीरें देख रही हैं, आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है? हिंदुस्तान को बदनाम किया जा रहा है। परविंदर सिंह सेठी जी, ठीक है मैम, आपके पास आप सवाल का जवाब देंगे नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। परविंदर सिंह सेठी जी, सर किसानों के आंदोलन के साथ जो बात मैंने इस बहस की शुरुआत में ही कही, किसानों के आंदोलन को लेकर किसी के मन में शंका नहीं है सर। शंका इन तस्वीरों को लेकर है, डर इन तस्वीरों को लेकर है। ये जो बदनाम किया जा रहा है किसानों को, डर उसको लेकर है, चिंता उसको लेकर है। परविंदर जी
देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जब से जो किसान आंदोलन है पिछले 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने से, जब पंजाब से चला, रेल की पटरियों के ऊपर बैठकर करते करते हरियाणा की सारी हर्डल्स को पार करते हुए दिल्ली आया, जब सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, जब दिल्ली आके सारे बॉर्डर सील हो गए, उसके बाद सरकार ने एक नया पैतरा शुरू करा। कभी उसको बीजेपी के वक्ता प्रवक्ता या मंत्रियों ने कभी शाहीन बाग से जोड़ा, कभी खालिस्तान से जोड़ा, कभी मुस्लिम आतंकियों से जोड़ा। अब ये नया शोषण शुरू हो गया। देखिए, देश के बाहर अगर कोई गतिविधि होती है, उसके लिए देश, हम भारत में रहने वाला व्यक्ति, उसका कोई लेना देना नहीं है, किसान का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, अगर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के साथ कुछ गलत हुआ है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। जो हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी है या देशभक्त लोग हैं, जो भी हैं, जो सम्मानित लोग हैं, हमारे देश के नेता हैं, उनका सम्मान हर परिस्थिति में होना चाहिए। लेकिन ये किसान का मुद्दा है और सरकार का मुद्दा है। देश का किसान सड़कों पे कोरोना के इस टाइम में, ठंड में, बीमारी में, बारिश में वो बैठा हुआ है। उसकी बात मैं ये समझना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं, सरकार की क्या मजबूरी है। जो देश की सरकार होती है, देशवासियों के लिए होती है, देशवासियों के हितों के लिए होती है। सरकार इतने अड़ियल रवैये पे, इतने तानाशाह रवैये पे क्यों है? जब किसान के लिए आप कोई चीज लेके आ रहे हैं, किसान उससे सेटिस्फाई नहीं है। किसान संगठन के नेता बड़े पढ़े लिखे, बड़े सूझवान लोग हैं, उन्हें नजर आ रहा है कि ये जो काला कानून है, ये हमारे किसानों के साथ मैं भी खड़ी हूँ, हर कोई खड़ा है इस वक्त किसानों के साथ। मैंने पहले भी कहा, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मुझे जो बात नहीं समझ में आ रही, वो ये ज्ञापन 14 नवंबर 2020 को सबमिट किया गया सर, मेरे पास है। इसमें ये 6 नंबर की डिमांड क्या है, मैं ये समझना चाहती हूँ। देखिए, आपने ये आज नई चीज मेरे को बताई है कि 6 नंबर की कोई डिमांड है। अब ये सरकार जो किसान की, मैं आपको फिर से सुना देती हूँ सर, सुन लीजिए, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ क्या है 6 नंबर की डिमांड। 6 नंबर की डिमांड ये है, विड्रॉ ऑल केसेस अगेंस्ट द फार्मर लीडर्स ऑल ओवर इंडिया, इंटेलेक्चुअल, पोएट, लॉयर्स, राइटर्स, ह्यूमन एंड डेमोक्रेटिक राइट्स एक्टिविस्ट। सर, किसानों के आंदोलन में इस डिमांड का क्या काम है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब जो किसानों के साथ त्रासदी हुई हरियाणा के अंदर, उनके ऊपर टीयर गैस गई, लाठीचार्ज करी गई, और उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करा, उनके ऊपर केस भी दर्ज करे गए। मुझे नहीं पता कि ये ऐसी कोई डिमांड है। अगर आप इस डिमांड को किसान नेता से वो बात करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह समझा सकता है। लेकिन आप मुद्दे की बात करिए ना, सरकार की और किसान की बात करिए, एमएसपी की बात करिए, जो 3 काले कानून है उनकी बात करिए। सरकार से सर, मैं तो लगातार बात कर रही हूँ। आप मेरी ही डिबेट में कितनी बार शामिल हुए हैं सर? आप मेरी ही डिबेट में कितनी बार शामिल हुए हैं? कितनी बार शामिल हुए सर आप मेरी डिबेट में? हमने यही डिस्कशन किया है। असगर खान, एक कॉमेंट सर, मैं दूसरे पैनलिस्ट का ले लेती हूँ प्लीज, एक कॉमेंट। असगर खान, किसानों की मूवमेंट में, किसानों के आंदोलन में बार बार इस बात को दोहराते हुए आपके लिए भी रिपीट कर देती हूँ, किसानों के आंदोलन के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, सब खड़े। अन्नदाता की बात है, पूरा हिंदुस्तान उन्हें अपने सिराखों पे बैठाता है, खड़ा है साथ। ये विड्रॉल केसेस अगेंस्ट द फार्मर लीडर्स ऑल ओवर इंडिया, इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स, लॉयर्स, राइटर्स एंड ह्यूमन डेमोक्रेटिक राइट्स एक्टिविस्ट, वो तस्वीरें भी जरा लेके आए जो टिकरी बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर जो शर्जिल इमाम, वरवरा राव की तस्वीरें लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ, वो तस्वीरें भी जरा लेकर आए सर। ये किसान आंदोलन से इनका क्या लेना देना? असगर खान जी, मैंने सुन लिया। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये नंबर 6 पैरा में जो लिखा है क्लॉज में, इसमें मेरी समझ में नहीं आया अभी तक कि हालांकि किसान आंदोलन अलग है और ये चीज बिल्कुल अलग है, फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि वो आखिरकार सारे हिंदुस्तान के किसान, मैं भी उसमें शामिल हूं, आखिरकार हम हिंदुस्तान के नागरिक तो हैं, हम इंडियन सिटीजन तो हैं, हम कोई बात भी कह सकते हैं। मैं भी उसमें शामिल हूँ, वकील भी हूँ, किसान भी हूँ, मैं उसमें शामिल हूँ। अब उस आपकी आवाज, आपके टेक्निकल ग्लिच है उसमें, वकीलों के लिए। सर, आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा सा इसको फिक्स करवा लेते हैं, इसको फिक्स करवा लेते हैं। संगीत रागी, अच्छा, इसको फिक्स करा लेते हैं जी। संगीत रागी, देखिए भाई ये 2 बातें कह रहे हैं। अभी तक जो डिस्कशन हुआ, आप थोड़ा लेट आए इस डिस्कशन में। इनका कहना यह है, जब भी आप सरकार को क्वेश्चन करते हैं
सरकार के किसी भी फैसले पर सवाल होता है तो एंटी इंडिया, एंटी नेशनल ब्रांड कर दिया जाता है। नहीं देखिए, कोई भी आदमी शुरू से एंटी इंडिया, एंटी नक्सल, ये नक्सल मूवमेंट इसको शुरू से नहीं कह रहा था। जब तक नक्सल के समर्थन में वहां पर तख्तियां नहीं लगाई गई थी तब तक ऐसा कोई नहीं कह रहा था। खालिस्तान के समर्थन में जब नारे लगने लगे तभी लोगों ने कहा। खालिस्तान के समर्थक लोग जब वैंकूवर में सड़कों पर आए, जब इंग्लैंड में सड़कों पर आए, और यहाँ के लोग, वही लोग जो सीएए के समय लंगर चलाते थे, यहाँ भी अब लंगर चलाने लगे, तब ये सारी बातें आई। तीसरी बात मुझे ये सिर्फ कहना है कि यदि ये जो किसानों का आंदोलन है मूलतः हरित क्रांति से उपजे हुए धनाढ्य किसानों का यह आंदोलन है जो मंडियों की व्यवस्था को एक प्रकार से कब्जा करके रखते थे। आपको यहाँ पर रोकूंगी मैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी जुड़ गए। नितिन गडकरी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और जी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार सर। सर, मेरा पहला सवाल आपकी सरकार की तरफ से, सरकार द्वारा, आप द्वारा, आपके कई केंद्रीय मंत्रियों द्वारा, पूरी बीजेपी द्वारा हर बार ये कोशिश की गई कि किसानों के मन में जो कंफ्यूजन है या जो दुविधा है उसे दूर किया जाए। मीडिया ने भी अपना काम किया, तमाम तथ्यों को सामने रखा। मैं आपसे आज पहला ही सवाल ये समझना चाहती हूं, ये जो पूरा आंदोलन इस वक्त खड़ा है उसे सुलझाने की दिशा में अब सरकार का, आपका अगला कदम क्या है? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि आज की व्यवस्था में आप एक बात देखिए कि अगर आप फार्मेसी के दुकान में जाएंगे तो दवाई की कीमत जो होती है वो कंपनी तय करती है। दुकानदार कहता है कि मेरी दवाई की कीमत ये है, आपको खरीदना है तो खरीदो। अगर हम लोग अखबार खरीदते हैं तो अखबार वाला अपनी कीमत तय करता है। आप कपड़े खरीदने जाए तो कपड़े वाला उसके माल की कीमत तय करता है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये जब किसान की माल का कोई भी जाता है मार्केट में तो वो कीमत किसान नहीं तय करता, वो कीमत तय करने का अधिकार तीसरे को होता है। कभी बिचौलिया तय करता है, कभी लेने वाला तय करता है। क्या ये किसान के साथ अन्याय नहीं है? और बिचौलियों को और मीडिएटर को हटाकर अगर डायरेक्ट किसान जहां ज़्यादा से ज़्यादा भाव मिले वहां बेचे और अपने माल का सही कीमत उसको मिलती है, तो क्या उसका ये अधिकार नहीं उसको मिलना चाहिए? तो मूलतः ये जो हमने कुछ बातें की वो किसानों के हितों में है और किसान का इसमें फायदा हो रहा है, और इसलिए जानबूझकर इस बिल के बारे में किसानों को गुमराह करने की कोशिश कुछ तत्व करते हैं। तो मुझे लगता है अगर सच्चाई किसानों के समझ में आएगी तो निश्चित रूप से ये समस्या नहीं रहेगी। सर, आपने गुमराह करने की बात की है, गुमराह करने की बात की, उसी से जुड़े मेरे कुछ पर्टिकुलर सवाल हैं, पिन पॉइंटेड सवाल हैं। एक तो मैं चाहती हूँ वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएं इस वक्त। महात्मा गांधी की प्रतिमा का किस तरीके से अपमान किया गया इस किसान आंदोलन के नाम पर। हम ये भी देख रहे हैं किस तरह हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। यूके में इस तरह के प्रोटेस्ट के बारे में हम तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। आप ये जिस तरीके से इस पूरे मूवमेंट को, आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, आपने खुद ये कहा कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, तो इसको कैसे हैंडल करेगी सरकार? देखो, एक तो बात की सच्चाई है कि जिनका किसानों के मांगों के साथ, किसानों के आंदोलन के साथ और किसानों के संगठनों के साथ कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध नहीं, ऐसे लोगों के फोटो वहां कैसे लगाए गए और क्यों लगाए गए ये मेरे समझ में नहीं आता। और ये फोटो लगाए गए कि जो नक्सलाइट मूवमेंट में जिनको सपोर्ट किया उसके बारे में कोर्ट ने जिनको जेल में भेजा, ऐसे लोगों के फोटो लगाए। जो एंटी नेशनल के रूप में लोगों के सामने आए थे, जिन्होंने जिस प्रकार की बातें की थी, उनके फोटो लगाए गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक तत्व ऐसा है कि इस आंदोलन को गुमराह करके सरकार के खिलाफ भड़काकर अपने आंदोलन से अपना फायदा लेना चाहता है, ऐसी कोशिश उसमें की गई है और ये स्वाभाविक रूप से बहुत गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो नितिन गडकरी जी, आपने खुद ही हम वो तस्वीरें भी थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, उसे लेकर मैं सवाल भी पूछ रही थी कि एक तरफ किसानों का आंदोलन है और दूसरी तरफ ये मेरे पास ज्ञापन भी है सर,
ये ज्ञापन भी है और आप ही के कॉलीग कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने जी न्यूज से ये कहा भी सर, ये मेरे पास ज्ञापन है, ये 14 नवंबर 2020 को दिया गया था सर। देखिए इस बात को दोहराते हुए कि किसानों के आंदोलन के साथ पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत और सरकार भी खुद बहुत उसको संवेदनशीलता के साथ हैंडल कर रही है। लेकिन सर इसमें ये एक डिमांड थी, 6 डिमांड, जिनमें से एक डिमांड जो है वो इसका पॉइंट नंबर 6 है, वो ये कहता है कि विड्रॉ यानी वापस ले लीजिए सारे केसेस फार्मर लीडर्स से, पोएट से, लॉयर्स से, राइटर्स से, ह्यूमन एंड डेमोक्रेटिक राइट्स एक्टिविस्ट से। सर किसानों का इस सब से क्या लेना देना है? जब इस तरह की डिमांड्स आती हैं तो तभी ये जो कंफ्यूजन, बरगलाना किसान को या उसके आंदोलन को हाईजैक करने वाले सवाल खड़े होते हैं, और इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूं। देखिए, पहली बात तो है कि किसानों के फसल जो होती है उसके कीमत को लेकर, उसके बारे में वो कहाँ बेचना, कहीं नहीं बेचना, उसको बातों को लेकर मैं किसानों के संबंध की जो कुछ बातें इस आंदोलन के साथ जुड़ी होगी है, जिसके लिए किसान अगर आंदोलन कर रहा है तो लोकतंत्र में उनका अधिकार है, मैं उसको समझ सकता हूँ। पर जो बातें किसानों के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्टली संबंधित नहीं है, उन बातों को उसमें रखना, इसका मतलब ही यही है कि ये आंदोलन के पीछे चलाने वाले कुछ लोगों का जो उद्देश्य है वो कुछ अलग है। और ये बात जो है ये किसानों की भावनाओं का उपयोग करके इस आंदोलन को अपने विशिष्ट रूपी के उसकी मूवमेंट को एक रंग देने का जो प्रयास चल रहा है, ये किसानों के अधिकारों के साथ भी एक अपमान है। और ये कोशिश करने वाले लोग हैं वो गलत तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात निश्चित है और किसानों ने उससे सावध रहना चाहिए। इतना ही मैं निश्चित रूप से किसानों को आह्वान करूंगा। नितिन गडकरी जी, अब आप समाधान कैसे करेंगे सर? आपने पहले सवाल के जवाब में भी आपने कहा कि किसानों के इन कंसर्न्स को हमने एड्रेस किया है, किसान के जेन्युइन हित को देख के हम ये सारी कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके का डेडलॉक, अगर हम इसे कह सकते हैं, एक तरह का डेडलॉक है। सरकार अपनी तरफ से इस डेडलॉक को सुलझाएगी कैसे? इस वक्त जो एक स्टैंड स्टिल पे खड़ा है ये पूरा मामला, उस दिशा में पहला कदम क्या है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि पहली बात हम किसानों को बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं भी किसान हूँ, गन्ने उत्पादक किसानों में, सब्जियां, ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करता हूँ। अब मेरे घर पर सब्जियां होती है, पहले मैं बाजार में बेचता था तो मुझे 8% बिचौलियों को, दलालों को बीच में देना पड़ता था। और अभी आज मैं डायरेक्ट नागपुर में राणा प्रताप नगर में एक किसान बाजार है, शेतकरी बाजार बोलते हैं उसको, उसमें देता हूं तो मुझे मार्केट से 10 रुपये ज़्यादा रेट भी मिलता है और उसके साथ साथ 8% जो मेरी बिचौलियों के तरफ जो देना पड़ता था वो भी नहीं मिलता। तो मुझे 1 किलो के पीछे 12 से 15 रुपये किलो ज़्यादा मिल रहा है। क्या मेरा ये अधिकार नहीं है? ये किसानों का फायदा नहीं है? तो पहली बात तो ऐसा है कि किसानों को जहां भी ज़्यादा भाव मिले वहां उसको माल बेचने का अधिकार, जैसे फंडामेंटल राइट है वैसा उसका अधिकार है, इसमें किसान का फायदा है। दूसरी बात एक समझ लीजिए कि हमारी ज़मीन, आज किसान के पास बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं, खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं है, ज़मीन उसके लिए नांगरटी करने के लिए खर्चा नहीं है, पैसा नहीं है, ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, तो क्या दूसरा किसान आकर उसको बोलता है कि मैं पूरा खर्चा उठाऊंगा, मैं बीज लगाऊंगा, पानी लाऊंगा, फर्टिलाइजर लाऊंगा और जो उत्पादन मिलेगा उसमें खर्चा निकालने के बाद आधा प्रॉफिट तुमको देगा, आधा मैं लूंगा? तो मुझे लगता है इसमें किसान का भला नहीं है। इसको आप कारपोरेट और कॉन्ट्रैक्ट कहकर क्यों बदनाम कर रहे हैं? अब किसान हमारे यहाँ विदर्भ में आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पास कोई वर्किंग कैपिटल नहीं है, उनकी हालत खराब है और इसलिए किसानों का ये अधिकार है और इसलिए इसमें किसानों का हित है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसान बातचीत के लिए आए, जो तीनों बिलों के बारे में कहना है उस एक एक विषय पर चर्चा करें। अगर ये पार्लियामेंट में दोनों सदन में जब आया था तब भी चर्चा हुई थी, सभी पार्टियों ने इस पर सुझाव दिया था, सरकार ने उसको स्वीकार किया था। आज भी सरकार ओपन माइंडेड है, इसमें भी किसान, अगर किसानों के हितों की कोई नई 4 बातें सामने आती है तो किसानों को मैं विश्वास देना चाहता हूं कि सरकार की ओर से हम उसको स्वीकारने के लिए भी तैयार है और हम चर्चा करके ये मामला निपटाएंगे। हमें किसानों को मैं आह्वान करूंगा कि हमारे बीच में अगर संवाद होगा तो विसंवाद नहीं होगा और विसंवाद अगर नहीं होगा तो वितंडवाद नहीं होगा। जब सरकार ने संवाद के लिए अपने दरवाजे खोले हैं तो किसान आए, हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी सबसे बात करें, आवश्यकता पड़ी है तो हम प्रधानमंत्री जी के कहेंगे और निश्चित रूप से हम इसमें से मार्ग निकालेंगे और किसानों को हर समय न्याय देने का ही प्रयास हमारे सरकार का रहा है। हम किसान के विरोधी नहीं है, तो गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हो, यही हमारा प्रमुख कार्यक्रम है।
नितिन गडकरी जी, आपने संवाद शब्द का इस्तेमाल कई बार किया है इस बातचीत में भी। आप संवाद की बात कह रहे हैं और सरकार ने फैक्चुअली अगर मैं बात करूं तो 6 राउंड का संवाद किया भी है, लेकिन आप किसानों को कन्विंस कर नहीं पाए हैं। आप जिसके हित की बात कर रहे हैं, जिस अन्नदाता के हित की बात कर रहे हैं, वो आपसे कन्विंस नहीं हो पा रहा है सर, वो आपकी बात मान नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात तो मैं आपके बात से सहमत नहीं हूं। इस पूरे तीनों बिलों का समर्थन करने वाला बहुत बड़ा किसानों का वर्ग देश में है और उन्होंने इसका स्वागत भी किया है। एक बात जरूर है कि पंजाब और हरियाणा में कुछ संगठनों ने, किसानों के संगठनों ने इसका विरोध किया है और उनसे चर्चा करके ये सच्चाई उनको बताकर हमारा आज भी विश्वास है कि हम उनको समझा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। अगर ये समझ लीजिए कि 4, 5, 6 मीटिंग में नहीं हुआ तो और बैठेंगे और चर्चा करेंगे, एक्ट वाइज, कलम वाइज प्रेजेंटेशन करेंगे, एक एक कलम का फायदा क्या हो रहा है वो सब बताएंगे और उसके बाद में निश्चित रूप से हम किसानों का इसके साथ जो समाधान है वो करेंगे। ये मैं विश्वास के साथ देता हूँ। मैं कृषि मंत्री जी को सुझाऊंगा कि लैपटॉप पर पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करके टीवी स्क्रीन पर रखकर एक एक कलम, उसके परिणाम, किसानों का उसका अधिकार, उसके साथ कहाँ उसकी समस्या है, इसकी चर्चा करेंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि पूर्वग्रह दूषित होकर ना आए, पूरे एक एक सच्चाई के कसौटी के आधार पर आकर इसका विचार करके मेरा विश्वास है कि हम निश्चित रूप से किसानों को समझा पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और किसानों के संगठनों ने इसके लिए सहयोग करना चाहिए, यही मैं उनसे अनुरोध करूंगा। आप सोल्यूशन की बात करें सर, बहुत बड़ी जी न्यूज़ को पूरे हिंदुस्तान में क्या 160 से ज्यादा देशों में देखा जाता है और आपको इस वक्त भारी संख्या में लोग देख रहे हैं और किसान भी देख रहे हैं। वो किसान जो आपसे यस और नो में जवाब मांग रहा है, आप उससे आज इस मंच से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसे किसानों के हितों में कोई बिल और कोई कानून नहीं आना चाहिए। क्या किसानों को उसका माल बेचने का अधिकार नहीं है? मैंने आपको अभी सवाल पूछा कि आपके टेलीविजन पर अगर जी में अगर एडवर्टाइजमेंट किसी को देना है तो एडवर्टाइजमेंट का रेट आप तय करती है। अगर हम फार्मेसी के दुकान में जाते तो दवाई क्या भाव से लेना है वो दवाई वाला तय करता है। अगर हम कपड़े के दुकान में जाते हैं तो कपड़े वाला अपना भाव तय करता है। अगर हम रेलवे में बैठते तो रेलवे का टिकट रेलवे तय करती है। अगर हम हवाई जहाज में बैठते तो हवाई जहाज का टिकट हवाई जहाज वाले तय करते हैं। फिर किसान के गेहूं, चावल, सब्जी, इसके भाव किसान ने तय नहीं करने चाहिए? क्या ये तय केवल मार्केट के बिचौली और व्यापारी करेंगे? और इसलिए मैं आपको बता दूं, ये किसानों का अधिकार है। और मैंने खुद का उदाहरण आपको बताया कि मार्केट से मुझे सब्जी के भाव 10, 12 से 15 रुपए ज्यादा मिले। आपके रिपोर्टर को भेजकर मेरे गांव से लेकर आप दुकान तक आप शूटिंग कराइए और पूछिए सबको कि हमारे यहाँ नागपुर के कृषि उत्पन्न बाजार समिति में जो भाव सब्जी का है उससे मुझे 15 रुपए ज्यादा मिला। क्या यही बाकी किसानों को नहीं मिलना चाहिए? और अगर ये किसानों को ज्यादा भाव मिल रहा है तो ये किसानों के साथ अन्याय कैसा है? ये किसानों का इसमें नुकसान कैसा है? तो मुझे लगता है कि अभी मैं गन्ने का, मेरा 3 चीनी मिलें चला तो हमारे यहाँ गन्ने के लिए 1 एकड़ में 20,000 रुपए खर्चा करना पड़ता है। किसान आत्महत्या करे, उनके पास पैसे नहीं है, तो हम कोई अच्छे किसान को बोलते हैं कि भाई ये खर्चा तुम करो, इसकी खेती आज इसके पास पैसा नहीं है और जब गन्ना निकलेगा तो खर्चा काटकर आधा पैसा किसान लेगा, आधा तुम लो। यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कंसेप्ट है। ये क्या किसान के लिए फायदा नहीं होता? हमारे एक उद्योग जब अड़चन में आता है तो दूसरा व्यक्ति आकर उसके साथ जॉइंट वेंचर करता है और उस उद्योग को नुकसान के बाहर निकलता है और दोनों का भी फायदा होता है। तो क्या ये किसानों को ऐसा फायदा नहीं मिलना चाहिए? और इसको कहकर उद्योगपति, बिचौलियों झूठी बातें कहकर किसानों को गुमराह करना उचित होगा? आखिर ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर सच्चाई क्या है? ये सच्चाई न समझते हुए देखो, आप अगर कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे तो फिर तो सोल्यूशन निकल नहीं पाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि आप सच्चाई को चेक करो, एक एक कलम को चेक करो और उसके बाद में अगर इसके बाद भी लगता है कुछ सुझाव चाहिए तो वो भी बताओ, वो भी हम करेंगे, उसके लिए भी हम तैयार हैं। सर, एक बहुत अहम पहलू जो किसान आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है वो ये है जो हिंदुस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की साजिश हो रही है।
किसान के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये जो एंटी इंडिया लॉबी है, जो हम अभी थोड़ी देर पहले वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान हो, या फिर जो ये खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, किसानों के इस मूवमेंट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाने के लिए कर रहे हैं, सरकार उससे कैसे निपटेगी? क्योंकि ये यूके के एमपीज हैं जो इस मामले पे बात करना चाहते हैं, यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के स्पोक्स पर्सन इस पर बोल चुके हैं। उन सब से आप कैसे निपटेंगे? देखिए, मैं आपको एक बताता हूं कि हमारे देश के अंतर्गत प्रश्न जो है, समस्या है, उसके बारे में निर्णय करने का अधिकार हमारे देश का है, यहाँ की जनता का है। हमने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में कौन सा निर्णय कैसा होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि हमारे देश के किसानों की समस्याओं का सरकार के बीच में और किसानों के बीच में ये प्रश्न और समस्या है। ये समस्या में यूके कहाँ से आता है, ये समस्या में यूनो कहाँ से आता है, ये समस्या में इंटरनेशनल कम्युनिटी कहाँ से आती है। और ये मुझे बताइए कि हमारे देश में अगर कोई आंदोलन करेगा तो इसके ऊपर, जैसे कोई आज वो बोल रहे हैं, तो उनके यहाँ अगर कोई समस्या है तो उसके ऊपर हमने बोलना भी उचित नहीं है, हम कभी नहीं बोलते। तो मुझे लगता है एक देश ने दूसरे देश के समस्याओं के बारे में बोलना, हस्तक्षेप करना गलत बात है। ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप की दृष्टि से भी गलत बात है। और ये एक बात जरूर है कि आप ये सच्चाई को जानते हैं कि कुछ एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है जो नक्सलवाद का समर्थन करती है, जो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है इस देश में आतंकवादी और आतंकवादियों को समर्थन करती है। एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है जो नक्सलवाद को लेकर जो काम कर रहे हैं, उनकी रिहा की मांग करके उनका समर्थन करते हैं। इन लोगों ने अपनी बातों को रखने का लोकतंत्र में उनको भी अधिकार है, पर किसान आंदोलन के आड़े रहकर अपनी बातों को कहकर किसानों का उपयोग करना और उसको गुमराह करना, ये गलत है। मैं किसानों से आह्वान करूंगा, किसान संगठन को आह्वान करूंगा कि आपके नाम का, आपके संगठन का और किसानों का दुरुपयोग अगर कुछ संगठन कर रहे तो उनको अपने से बाजू कर दो। आपका आंदोलन लोकतंत्र में करना, आप किसानों की मांगों को लेकर करो, आपका वो अधिकार है। हम उसके लिए आपसे चर्चा करने के लिए तैयार है, पर कुछ गलत तत्व अगर आपके आंदोलन में घुसकर अगर ऐसी कोशिश कर रहे हैं तो उनको आंदोलन के बाहर करना ये किसान संगठनों का और किसानों का काम है, और उन्हें निश्चित रूप से करना चाहिए। ये किसानों के हित में है, आंदोलन के हित में, इतना मैं स्पष्ट रूप से उनको बताना चाहता हूं। आपने बहुत डिटेल में बात की, क्योंकि यही दोनों, ये जो दो पहलू हैं जिसके तहत किसानों के इस आंदोलन को हाईजैक किया जा रहा है। एक तो ये इंटरनेशनल साजिश हिंदुस्तान के किसानों से भी और हिंदुस्तान को बदनाम करने की भी, और दूसरा किसानों के आंदोलन में आपने खुद ही वर्ड यूज किया, नक्सली सोच से जुड़े चेहरे। आप कह रहे हैं कि किसानों को खुद को इनसे डिसोसिएट करना चाहिए। सर, लगातार किसान नेताओं से बात हुई, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि हम इसका सियासी इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी बावजूद इसके हम लगातार इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं, हम लगातार इस आंदोलन को हाईजैक होते हुए देख रहे हैं। तो ये जो नक्सली सोच है, इसको कैसे आप टैकल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, नक्सलवाद अब समाप्ति के कगार पर खड़ा है। मैं खुद विदर्भ से आता हूं, गढ़चिरौली जिला, और हमारा आंध्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ये सब महाराष्ट्र की सीमा के बीच में मैं नज़दीक में रहता हूं। अब लगभग नक्सलवाद समाप्ति के कगार पर खड़ा है, और इसलिए जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, अब उनके नाम आप भी दिखा रहे, फोटो दिखा रहे, मैं उनके नाम भी लेना नहीं चाहता। कोर्ट ने भी उनके बारे में कहा है, कुछ लोगों के बारे में उनको पर कोर्ट ने उनकी जमानत देने से भी इनकार किया है। हिंदुस्तान की लोकतंत्र की व्यवस्था में जिनका विश्वास है वो कोर्ट के जजमेंट भी देख ले। दूसरी बात, जिन लोगों ने भारत की राष्ट्रीयता के बारे में एंटी नेशनल भूमिका ली है, क्या नारे दिए, ये भी आपको मालूम है, उनके नाम नहीं लेना चाहता। इन लोगों के जो खालिस्तान के समर्थक है, इन लोगों का इस आंदोलन से लेना देना क्या है? इनके फोटो क्यों लाए गए, इनको बीच में क्यों लाया गया? ये मैं 3 एक्ट जो थे, जो हमने पार्लियामेंट में पास किए और जिसका कानून बना है, इन 3 एक्ट में इन 3 संगठनों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या संबंध है? कुछ नहीं है। तो ये तो किसानों के आंदोलन को बदनाम करके अपने को घुसाने की कोशिश करने वाले जो एलिमेंट है, इनके बारे में किसान संगठनों ने और किसानों ने इसका सख्त विरोध करना चाहिए और पूरे आंदोलन से उनको बाहर कर देना चाहिए, अन्यथा इस आंदोलन की क्रेडिबिलिटी खराब होगी। इतना मैं किसानों को, जो बेचारे इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल है और जो सही में इस समय किसान की समस्या के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनको मैं नम्रतापूर्वक आह्वान करूंगा। आपको लग रहा है कि जो आपने ये नक्सली सोच का जिक्र किया और उसको जो राजनीतिक संरक्षण और प्रोत्साहन मिल रहा है, क्योंकि इस पर सियासत भी बहुत हो रही है,
वो इस इशू को, जो कि सिर्फ किसानों का इशू होना चाहिए था, उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दे रहा है, क्योंकि आपके विरोधी इसमें सियासत का मौका ढूंढ रहे हैं, अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने का मौका ढूंढ रहे हैं। देखो, राजनीतिक नेता राजनीति करता है और लोकतंत्र में उसको करने का अधिकार है। सही है या उचित है ये बात अलग है, पर मैं आपको एक बताऊं कि हम विशेष रूप से किसान जो है, जो किसानों की समस्या लेकर इस आंदोलन को जुड़े हैं, उन लोगों ने सावधान होना चाहिए कि उनके आंदोलन का, उनके शक्ति का कोई दुरुपयोग ऐसा एलिमेंट ना करे जिसके कारण मूल जो आंदोलन है वो बदनाम हो। और मुझे लगता है इसी आंदोलन से यही बातों के बारे में किसानों को जगाना आवश्यक है। और मैं जी मीडिया को इसके लिए निश्चित रूप से धन्यवाद दूंगा कि आप लगातार इस प्रकार का जो काम कर रहे हैं उनके बारे में आपने उनको आगाह करके, एक जागरूक करके, सामान्य किसान जो जिनका किसी से कोई संबंध नहीं है, जो केवल किसान की समस्या को लेकर काम कर रहे हैं, उनको सच्चाई बताने का काम आप जिस प्रकार से कर रही है, इसके लिए मैं जी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नितिन गडकरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना जी जिस तरीके से फैक्ट्स लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा है, आप उसे समझ पाए और अप्रिशिएट भी करें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, मैं जिस सवाल के साथ आपसे बातचीत शुरू की थी, उसी सवाल के साथ खत्म करना चाहती हूँ। आपने खुद इस बात को दोहराया कि आप खुद एक किसान हैं। मौजूदा स्थिति में जो सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो यही है कि किसान कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए सरकार बुला ले, हम जाने के लिए तैयार हैं। आपके हिसाब से, खुद एक किसान होने के नाते, और आप मिनिस्टर भी हैं और एक बड़े मिनिस्टर हैं, इसे सुलझाने में पहला कदम क्या है? देखिए, मैं खुद हमारे विदर्भ में जहां 10,000 से किसानों ने आत्महत्या की है, मैं पिछले 15 साल से यहां किसानों में काम कर रहा हूं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हो, इरिगेशन सिंचाई के लिए हो, जल संवर्धन के लिए हो, इसके साथ किसानों को, गन्ना उत्पादक किसानों में मैं काम कर रहा हूं। और किसानों की ये समस्या से मैं बहुत नज़दीक से परिचित भी हूं और मैं खुद किसान भी हूं पारिवारिक रूप से, और इसलिए इन समस्याओं को जानता भी हूं। और मुझे ये भी पता है कि इस समय किसान बहुत संकटों से चल रहा है। मैं ये नहीं मानता कि किसानों की समस्या नहीं है, समस्या है, पर यह भी है कि सरकार की आज समस्या केवल हमारी सरकार में तैयार हुई ऐसी नहीं है, पिछले अनेक सालों से आती रही। और मैं इसकी राजनीतिक चर्चा भी नहीं करना चाहता और किसी को दोष भी दे देना चाहता, पर मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि किसान लोकतंत्र में अपनी बातों को लेकर आए। जो 3 बिलों को लेकर आंदोलन है ऐसा कहा जा रहा है, उसके एक एक कलम वाइज उसका प्रेजेंटेशन हम करेंगे, उसकी चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद अगर किसान को लगता है कि कोई कलम और अच्छा ऐसा है जिसमें किसानों का फायदा होगा, तो बदलने के लिए तैयार है। सरकार बिल्कुल किसानों की बातों को समझने के लिए तैयार है। और मैं आपसे यही कहूंगा कि इसके बारे में किसानों का आप एक अच्छा काम करिए कि तीनों बिलों का एक एक कलम वाइज चर्चा करके कौन सा कलम किसान के विरोध में, कौन सा नहीं है, दोनों को सामने बैठाकर चर्चा करिए। और इसमें से भारत सरकार की, कृषि मंत्री की भूमिका यही है कि जो भी सही होगा, उचित होगा, अगर और दुरुस्ती करना है तो हम चर्चा में निश्चित रूप से समझते हुए उसको सुधारने के लिए भी तैयार है। इससे ज्यादा क्या लोकतंत्र में हो सकता है। नितिन गडकरी जी, आपने कहा है बिल्कुल जी न्यूज ये कोशिश करेगा, आपको भी बुलाएगा किसान के तौर पर भी और मंत्री के तौर पर भी, किसान नेता को भी बुलाएगा और कृषि मंत्री को भी बुलाएगा। जिस संवाद की बात आप कर रहे हैं वो कोशिश हमारी जरूर रहेगी आने वाले दिनों में। आपने वक्त निकाला जी न्यूज के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कुछ बहुत सारे अहम पॉइंट्स को जिस तरह से किसानों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है उसके लिए धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार सर। तो यहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साफ तौर पर आप उन्हें कहते हुए सुन रहे हैं कि किसान को बरगलाने का काम किया जा रहा है और बाहर की जमीन यानी विदेशों में जिस तरह से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है वो सही नहीं है। ना तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिहाज से सही है और ना ही दो देशों के बीच जो आपसी रिश्ते होते हैं उनके लिहाज से सही है। तो देखिए, आज हम जिस ग्लोबल साजिश का जिक्र कर रहे थे हमारे इस ताल ठोक के एडिशन में, वो यही था कि भारत को इस आंदोलन के नाम से यानी किसानों के आंदोलन के साथ हिंदुस्तान खड़ा है। बार बार इस बात को जी न्यूज दोहराता रहा है, लेकिन जिस तरह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है उसी से जुड़े सवाल पर आपने सुना केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को। सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.